जितने भी इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सेम सेंटेंस उल्टा साइड से बोल रहे हैं। अगर आप सारा इंड एस को फॉलो करते हो तो ये मान लिया जाता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न की बेसिस पे ही बना हुआ है, और ये भी मान लिया जाता है कि वो ट्रू एंड फेयर भी है, प्रोवाइडेड आप सारा इंड एस फॉलो कर लेते हो। 2, अगर आपको खुद को ये लगता है कि आप गोइंग कंसर्न के रूप में कंटिन्यू करने के एबल नहीं है, you yourself have the doubt to continue as a going concern, then your financial statement should not be prepared using the going concern convention. Then sir, what should we do? First, stop following Ind AS. क्या बोला? Stop following Ind AS. 2, give a disclosure that your financial statements are not prepared as per going concern. 3, record all the assets, all means all, including property, plant and equipment, inventory, everything in the world, debtors, everything. सारे असेट सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू पे लिखो, फेयर वैल्यू जिसको बोलते हो। बेचोगे जितना पैसा मिलेगा, सल्टाओगे जितना पैसा लगेगा, उस पे असेट लाइबिलिटी को लिखो, उसके हिसाब से P&L बनाओ। ये नहीं कि P&L नहीं बनेगा, P&L उसके हिसाब से बनेगा। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, और फिर नोट्स में ये बात लिखो कि ये गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बनाया हुआ नहीं है, और फिर ये भी लिखो कि कौन सी बेसिस पे बनाया हुआ है। तो आंसर लिखो कि वो रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू बेसिस पे बनाया हुआ है। सर एग्जांपल दीजिए ना, बेस्ट एग्जांपल, माने कंपनी का नहीं, एप्लीकेशन का। ये जो पढ़ा है इस पैराग्राफ के एप्लीकेशन का बेस्ट एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, 400 करोड़ उसका बैलेंस शीट वैल्यू है, ओपनिंग। करेंट ईयर एंड में मेरे को लगा नो, मेरा बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा, मत बनाओ। नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लाइफ अभी भी 10 साल है बचा हुआ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मरा हुआ असेट है ना यार, नहीं समझे बात को। वो 10 साल चलेगा पर हम नहीं चलेंगे। कंपनी विल नॉट लास्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल लास्ट। डन। तो नॉर्मली तुम इस असेट का डेप्रीसिएशन 40 लिखते कि नहीं लिखते? अगर एसएलएम है और स्क्रैप 0 है, लिखते ना। नॉन गोइंग कंसर्न वाला क्या करेगा मालूम? वो मार्केट से पता करके आएगा ये असेट कितने में बिकेगा। अगर उसको लगता है ये असेट 210 में बिकेगा तो वो डेप्रीसिएशन 190 लिखेगा। भैया जो बोलना था बोल दिए, मुंडी तो हिलाओ। सरप्राइज ही होना है क्या हर बार? इजी तो बात बोले हैं। हाँ बोलता हूं, क्या बोले समझे? हाँ या ना? कैसे मुंडी हिला रहे? ये ना है कि हाँ है? समझ गए बोलता है। ये कैसा समझ गए भैया? ऐसे बोला जाता है। एक बार वापस देखिए, एक असेट 400 करोड़ ओपनिंग बैलेंस, असेट का लाइफ 10 साल, डेप्रीसिएशन 40 करोड़। ये तुम नॉर्मली हमेशा करते आए हो ना। दिस इज गोइंग कंसर्न का आइडिया। मेरा कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है। माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस ईयर इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न। हम क्या करेंगे? रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। हम इस असेट का रियलाइजेबल वैल्यू पता करके लाएंगे। मान लो 210 है तो हम 190 का डेप्रीसिएशन लिखेंगे, हम 40 नहीं लिखेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट है 40 करोड़, एनआरवी है 70 करोड़, कॉस्ट 40, एनआरवी 70। तुम गोइंग कंसर्न का बैलेंस शीट जो जिंदगी भर बनाए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करोगे ना, कितने पे लिखोगे इन्वेंट्री बैलेंस शीट में? 40, मैं 70। क्यों? मैं गोइंग कंसर्न नहीं हूं ना। मैं मतलब तुम गोइंग कंसर्न, मैं नॉन गोइंग कंसर्न। मैं 70 पे लिखूंगा। जल्दी क्यों सर?
मेरे को रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखना है एसेट को। सर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट लिखेंगे। आंसर इज हमारा ही एंटिसिपेशन अगले 2 साल का भी नहीं है। माने हम ही जिंदा नहीं रहेंगे वे, का एंटिसिपेशन। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? आप नॉट अ गोइंग कंसर्न, फॉरगेट इन डेज। यार गोली मारो, सबसे पहले तो उसका एक तो पोथा बना के आग लगा दो उस पर। वाई तुम सोच ही क्यों रहा है कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर? तेरे पास एक ही आंसर है, रियलाइजेबल पेएबल, दैट्स इट। क्रेडिटर से मेरी, और एग्जांपल दे रहा हूं, क्रेडिटर से मेरी बैलेंस शीट में 1000 करोड़ का क्रेडिटर्स, जल्दी पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट मिलता है 11% का, 110 करोड़ का डिस्काउंट मिलता है जल्दी पेमेंट करूंगा तो। नॉर्मल इंडेस इस तरह के इनकम को रिकॉर्ड करने नहीं देता, अर्न हो जाए उसके बाद ही रिकॉर्ड करने देता है। इंडेस एंटिसिपेटेड इनकम लिखने नहीं देता। लेकिन हम नॉन गोइंग कंसर्न है, हमको पेएबल वैल्यू पे लिखना है। मेरा पेएबल वैल्यू 1000 करोड़ नहीं है, 890 करोड़ है। बोलो हाँ या ना? हम तुरंत पे करेंगे ना जी, खत्म हो गए हम। तो हमको ये डिस्काउंट मिलेगा तो सर इनकम लिख देंगे, यस। क्लियर हुआ? तो क्लोज होता है ये वाला पैराग्राफ कि ऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस। 2, if I am following all the Ind AS, it is normally assumed that my financial statements are going concern as well as true and fair. 3, if I believe that I am no longer able to continue as a going concern, I should not prepare my financial statements using going concern basis. 4, once I decide that हम Ind AS को पहले गोली मारेंगे। 5, हम अपनी सारी एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंगली मेरा पीएल भी बनेगा। पीएल फिर भी बनेगा, डेप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा भाई साहब। इन्वेंट्री पीएल में वैसे ही आएगा, अमाउंट 40 की जगह 70 हो जाएगा। आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। एंड लास्ट, हमको नोट्स में लिखना पड़ेगा कि दीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस। बेसिस फिर मैंने क्या फॉलो किया है? दी असेट्स एंड लायबिलिटीज आर मेजर्ड एट रियलाइजेबल एंड पेएबल वैल्यूज। और हम गोइंग कंसर्न अपने आप को क्यों फील नहीं कर रहे हैं, ये भी लिखना पड़ेगा। इंड एस का सबसे खास बात क्या है मालूम? वो हर चीज का रीजन मांगा है। एस में ये चीज लैकिंग है। एस बोला फैक्ट बता दो, इफेक्ट बता दो। इंड एस बोलेगा रीजन भी बताओ, क्या किया, क्या असर पड़ा, क्यों किया। एस बोलता क्या किया, क्या असर पड़ा, बस क्लोज। इंड एस बोलता क्या किया, क्या असर पड़ा, किया क्यों। तो आपको हर जगह पे ना एक तो रीजन वर्ड मिलेगा हर पढ़ाई में। आप उसको एक तो कॉमन मान लेना।